हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में यूनिट सेल क्रिस्टल दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रिस्टल जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और यहां से आपको नीट और जेईई में कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन आता है इसके डायमेंशंस पूछ लेते हैं। तो इसके डायमेंशंस को याद रखने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। फॉर्मूले से पहले देखिए, हम एक मतलब जो क्रिस्टल सिस्टम है वो डिफरेंट कैसे होता है, ऐसे करके हम एक यूनिट सेल लेते हैं। देखो, यूनिट सेल में मैं यदि एजेस देखिए, ये ऐसे करके यूनिट सेल है। एक हम ये यूनिट सेल ले रहे हैं। यूनिट सेल की इस एज को हमने क्या दे दिया, देखो ये ए है, ये एज जो है ये इसको क्या दे दिया हमने, बी, और दिस इज द सी। ठीक है, तो इसके बीच का ये एंगल जो है ये मैंने अल्फा ले लिया, ये क्या लिया देखो बीटा, और ये क्या ले लिया गामा। तो इनकी एज लेंथ ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये जो एंगल है इनके डिफरेंस पे हमारे पास ये डिफरेंस, इनकी डिफरेंस की वजह से 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है ये प्रोड्यूस हुआ है। तो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, देखो इसमें आपने जो याद रखना है फॉर्मूला, कैसे याद रखेंगे, CTO मोहेरट, ऐसे करके। ठीक है, CTO मोहे, आप इसको मोहे को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके देखो मोहेरट RT। ठीक है, अब मैं देखो इनको बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट में आपने एक टेबल बनाना है। देखो ये यहां पे आपने ऐसे करके लिखना है क्रिस्टल सिस्टम, और इसमें ही आपने देखो यहां पे लिखना है एज लेंथ, और ये एंगल बिटवीन द एज एंगल, या एज एंगल जो है ये ले लेंगे आप। ठीक है, ये एजेस के बीच में एंगल है हमारे पास अल्फा बीटा, और ये गामा है, ये एजेस है ए बी और ये सी। ठीक है, तो फर्स्ट देखो सी से हम क्या, हमारे पास कौन सा सिस्टम आ जाता है, देखो क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, तो जो क्यूबिक सिस्टम आएगा हमारे पास, क्यूबिक सिस्टम में हमने क्या करना है, देखो क्यूबिक सिस्टम में जो एज लेंथ होती है, एज लेंथ क्या होगी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, और जो एज एंगल होता है वो होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देखिए अब टी से क्या आ जाता है, देखो हमारे पास टेट्रागोनल याद कैसे करना है मैं ये भी बताऊंगा आपको। अब आपने क्या करना है, देखो ए और बी तो इक्वल होंगे, बट बी डज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास देखो ये डायमेंशन जो है वो अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एज इट इज ही रहेंगे हमारे पास, सेम रहेंगे ये। थर्ड पे देखो टेट्रागोनल के बाद ओ से आ जाता है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में क्या होता है, देखो अब ए यहाँ पे सारे के सारे इक्वल थे, बी इज नॉट इक्वल टू सी, और यहां पे आपने क्या करना है, देखो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ना ही ए एच जो है वो इक्वल होगी, बी और सी ये इक्वल नहीं होंगे, और एंगल जो होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एज इट इज ही रहेगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, फोर्थ पे देखो एमओ लिया है मैंने। एमओ का मतलब क्या है, यहां पे देखो मोनोक्लिनिक, क्या बोलेंगे इसको, मोनोक्लिनिक, ये मोनोक्लिनिक। और एच ई देखो, एच ई हेक्सागोनल, ठीक है, और आर से क्या आ जाता है, देखो मैं पूरे लिख लेता हूं इसको, रोहोम्बोहेड्रल ये आ जाएगा। और जो 7th क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, देखो टी से, टी से क्या आ जाता है, देखो ट्राइक्लिनिक, यस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो जैसे
ये A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब आपने इसी ऑर्डर को, जैसे मैं यदि सिंपल बोलूं तो ये 1 2 3 है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है 3 2 1 करके, मतलब यहाँ पे क्या आएगा A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इस हेक्सागोनल के केस में क्या आएगा, देखो हमारे पास A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और रोम्बोहेड्रल में फर्स्ट नंबर का आ जाएगा A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इजी है ये, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एंगल जो आता है, देखो एंगल में आपने इन दोनों में याद रखना है, देखिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, बट गामा जो है वो क्या होगा, देखो गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री मोनोक्लिनिक के केस में, ठीक है। और रोम्बोहेड्रल है हमारे पास, देखो हेक्सागोनल, सॉरी हेक्सागोनल में क्या होगा, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। इसमें रोम्बो हेक्सागोनल में क्या होगा, देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के होंगे, बट जो गामा होगा हमारे पास, देखो गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये दो ही डायमेंशंस आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी फॉर्मूले से बड़े इजीली आप याद कर सकते हैं। ये आपको डायमेंशंस जो ये कंपटीशन लेवल में पूछ देते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। नीचे ऑप्शंस देके रखी होगी, फर्स्ट ऑप्शन में ऐसे करके देके रखा होगा A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड एज एंगल इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू, ऐसे ही 3-4 ऑप्शन देके रखी होगी, ठीक है। यदि आपको ये टेबल याद होगा तो आप इजीली उस ऑप्शन को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो रोम्बोहेड्रल में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक के केस में क्या होता है, देखो ट्राइक्लिनिक सबसे लास्ट में आपने कैसे याद रखना है, देखो क्यूबिक में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इसमें सब कुछ इक्वल है, ठीक है। कोई भी इक्वल, मतलब सारे का सारा A B C एच भी सेम है, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी, एंगल जो है वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। ट्राइक्लिनिक में ये कुछ भी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द 7 क्रिस्टल सिस्टम। ये हमारे पास, ये देखो ये क्या जाते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इसके आगे ये आपने इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो फॉर्मूला जो है CTO मोहेरेट, CTO मोहेरेट। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना है, जैसे भी याद करना है। ये आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। सी से क्यूबिक टेट्रागोनल, मतलब A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और ये A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसके लिए एंगल के डायमेंशंस यहां तक सेम रहेंगे, ओनली आपने चेंज कहां पे करना है, देखो मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल में। यहां पे याद रखना है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये दो डायमेंशंस जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी इस फॉर्मूले के थ्रू बड़े इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, ठीक है। यदि कोई एटम, यदि हमारे पास देखो यूनिट सेल के कॉर्नर पे होगा, फेस के सेंटर में होगा, या एज के सेंटर में होगा, बॉडी डायगोनल्स में होगा यूनिट सेल के, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगी एटम्स की वो कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो आपने देखिए नोट भी करते रहा करिए। तो नेक्स्ट है, देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम प्रेजेंटेड कॉर्नर। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम प्रेजेंटेड कॉर्नर, कॉर्नर पे कोई ये एटम यदि कॉर्नर पे होता है, तो ये हर अलग से यूनिट सेल जो होते हैं उनके 8 कॉर्नर के साथ अटैच्ड होता है। मतलब इस यूनिट सेल के लिए इसका जो पार्ट होगा वो 1/8 पार्ट से वो जुड़ा होता है, ठीक है। मैं ये देखो ये 1/8, तो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आपने ये, मतलब कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट होगा तो इसकी क्या होगी 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर। फेस सेंटर पे यदि कोई एटम प्रेजेंट है फेस के सेंटर में, यहां पे जाके, ठीक है,
तो फेस के सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट होता है तो उसकी कितनी होती है 1/2। कितनी होगी उसकी होगी 1/2, आधी आधी, ठीक है। और थर्ड पे क्या आ जाता है देखो हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ठीक है, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में क्या आ जाता है देखो हमारे पास उसकी कंट्रीब्यूशन 1 ही रहती है, ठीक है। फोर्थ पे क्या आ जाता है देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल्स, ठीक है। बॉडी डायगोनल्स में बताऊंगा देखो आपको, बॉडी डायगोनल्स में एक ही होती है, उतनी ही होती है, क्योंकि बॉडी डायगोनल्स कौन से होते हैं मैं बताऊंगा अभी देखो। फोर्थ क्या जाता है देखो, फिफ्थ में कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम प्रेजेंट एट एच सेंटर, ठीक है। एच सेंटर में यदि कोई प्रेजेंट होता है एटम तो उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो उस एटम के लिए कितनी होती है 1/4। ये डायमेंशंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको कंपटीशन लेवल में फॉर्मूला मेकिंग में भी हेल्प करते हैं ये। और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यदि आपने बीसीसी में फाइंड आउट करना है, एफसीसी के केस में फाइंड आउट करना है तो भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने अभी ये बताया 1/8 है कंट्रीब्यूशन इसकी, तो 1/8 कंट्रीब्यूशन के लिए ये 1/8 है, ठीक है। तो अब देखो ये फेस, अब हमारे पास ये फेस है इसका, ये एक यूनिट सेल है, इसके फेस के सेंटर में हमारे पास देखो एक एटम ये ऐसे करके प्रेजेंट है इसके फेस के सेंटर में, ठीक है। इसके साथ जो दूसरा यूनिट सेल अटैच होगा वो ऐसे करके होगा, ठीक है। तो जब ये ऐसे करके अटैच होगा तो ये वाला ये जो यूनिट सेल है, ये एक एटम है हमारे पास देखो, ये इस यूनिट सेल के साथ भी टच होगा ऐसे करके। तो इनके लिए देखो, इनके लिए एक जो फेस होगा दो यूनिट सेल के लिए वो क्या होगा, एक ही फेस होगा। तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/2। हमारे पास देखो एक कमरा होगा, एक कमरा जो है वो दूसरे कमरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो उस कमरे में जो बीच की दीवार होती है उसकी कंट्रीब्यूशन एक एक कमरे के लिए हाफ हाफ होती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास 1/2 होता है, ठीक है। और 1/8 में कंट्रीब्यूशन यदि कॉर्नर पे यहां पे जाके यदि हमारे पास कॉर्नर पे कोई एटम प्रेजेंट है यहां पे जाके, ठीक है, यदि हम ऐसे ही इसकी अटैचमेंट कर देते हैं देखो ऐसे करके, ये यूनिट सेल हमारे पास ऐसे करके अटैच हो रहा है, ये ऐसे करके अटैच हो रहा है, तो इसका 1/8 पार्ट जो है इस कॉर्नर पे भी जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यदि हम अरेंजमेंट करते हैं तो एक यूनिट सेल यहां से टच होगा, एक यूनिट सेल यहां से टच होगा, ठीक है। और वैसे ही 4 यूनिट सेल जो है वो ऊपर से टच होंगे, तो इसकी कितनी आ जाती है हमारे पास फिर 1/8 आ जाती है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इसकी 1/8 आ जाती है। अब देखो कोई बॉडी के सेंटर में होगा, मतलब ये यूनिट सेल है हमारे पास, ये कॉपी हम इसको यूनिट सेल ले रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉपी है ये यूनिट सेल है हमारे पास, इसके एक एटम देखो इसके बॉडी के सेंटर में जाके यहां पे जाके प्रेजेंट है ऐसे करके, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर में इसकी कंट्रीब्यूशन, अब ये दूसरा यूनिट सेल जो है वो यहां पे टच हो रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये जो मैंने ये देखो ये रखा हुआ है, ये एटम है माना, ये इसको मैंने बीच में रखा हुआ है, तो ये इस यूनिट सेल के साथ टच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब ये टच नहीं हो रहा है तो मतलब क्या है कि बॉडी के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट होगा उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। या एक कमरे में देखो फैन लगता है, फैन को हम लटका के रखते हैं, तो फैन की कंट्रीब्यूशन उसी कमरे के लिए होती है ना कि दूसरे कमरे के लिए, ठीक है। तो बॉडी सेंटर में कोई एटम यदि यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे जाके प्रेजेंट होता है तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, बॉडी सेंटर में। अब आती है देखो बॉडी डायगोनल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉडी डायगोनल्स का पता होना चाहिए कि यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। अब आप देखो जहां पे भी बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, तो कमरों के जो कॉर्नर है, मतलब मैं यदि इस कॉर्नर को लूं ऐसे करके, ये कॉर्नर ऐसे करके, ठीक है, एक कॉर्नर, बॉडी डायगोनल्स कौन से होते हैं देखो ऐसे करके, ये कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ जुड़ गया, ये क्या आ जाता है देखो बॉडी डायगोनल्स इसका, ठीक है। ऐसे करके एक और डायगोनल्स होगा। वैसे ही कमरे में हमारे पास देखो इस कॉर्नर से दूसरे कमरे में दूसरा जो कॉर्नर है, दूसरा कॉर्नर, एक ही कमरे के 2 कॉर्नर क्रॉस में ऐसे करके, ठीक है, एक क्या जाता है, ये एक बॉडी डायगोनल्स है।
वैसे ही देखो दूसरा ऊपर वाला कॉर्नर, यहां से नीचे वाला कॉर्नर 2 और 2 जो है वो ऐसे करके। तो आपने सिंपली याद रखना है जो बॉडी डायगोनल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल्स जो है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और बॉडी डायगोनल्स में देखो यदि हम कमरे के एक कॉर्नर से नीचे वाला कमरा जो है, ये नीचे वाला जो कॉर्नर है हमारे पास एक ही कमरे का, उसमें यदि हम रस्सी बांध दे और उस रस्सी में एक बॉल लटका दे ऐसे करके, ठीक है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, बॉल कहां पे आएगा, वो बॉडी के यूनिट सेल के सेंटर में ही आएगा, ठीक है, वो दूसरे यूनिट सेल को टच नहीं करेगा। तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1। उसकी कंट्रीब्यूशन भी कितनी होगी, 1 ही होगी। जितनी बॉडी में होगी, जितने बॉडी सेंटर के होगी उतने ही इसमें बॉडी डायगोनल्स में होती है, ठीक है। वैसे ही देखो एज के सेंटर में आते हैं हम, तो एज का सेंटर देखो, ये एजेस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, जो यूनिट सेल होती है उनमें कितनी एजेस होती है, 12 एजेस होती है, ठीक है। तो 12 एजेस में अब यदि इस एज के सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट है, देखो यहां पे जाके, ठीक है, इस एज के सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट है, तो ये एज देखो ऐसे करके, ये इसकी ये एज जो है दूसरे यूनिट सेल के साथ ऐसे करके जुड़ेगी और इसका कुछ एक, इस यूनिट सेल का कुछ एक हिस्सा जो है वो यहां पे जाके आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने यूनिट सेल जुड़ गए, ये 2, ठीक है। 2 यूनिट सेल इसके ऊपर भी होंगे ऐसे करके, वो भी इस एटम के साथ अटैच होंगे, ठीक है। जब ये इस एटम के साथ अटैच होंगे तो इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, कितने यूनिट सेल अटैच होंगे, 4, ठीक है। तो इस जो एज का सेंटर वाला एक एटम होता है, मतलब हर एक यूनिट सेल के लिए ये 1/4 पार्ट जो है वो यहां पे जाके प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक यूनिट सेल में 1/4 पार्ट जो है वो ऐड होता है, ठीक है। एज सेंटर में कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, 1 एटम की। यदि एक एटम एज के सेंटर में होगा प्रेजेंट तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/4। तो नेक्स्ट देखो हम करेंगे आगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एटम में, अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स का तो आपको पता चल गया। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, देखो फर्स्ट है हमारे पास, देखो आपको क्वेश्चन आता है यहां पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल in case of simple cubic unit cell, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम अब आपको पता है, देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, जिसमें ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स जो होंगे वो ओनली कहां पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे होंगे, ईच कॉर्नर पे जाके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्नर पे एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, देखो आपने यहां पे लिखना है कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम present at corner is equal to 1/8। तो हमारे पास कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट है, 8। तो आपने क्या लिखना है, देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, ठीक है। एक एटम्स जो है वो प्रेजेंट है कॉर्नर पे, तो उनकी क्या होगी, 8 × 1/8, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। आपने याद रखना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो 1/8 पार्ट जोड़ के, देखो 1/8 पार्ट यहां पे होगा, 1/8 पार्ट एटम का यहां पे होगा, 1/8 ऐसे ही 1/8 पार्ट जोड़ के हमारे पास पूरे का पूरा एक एटम बनता है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास कितने होते हैं, 1 एटम होता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास, देखो कैलकुलेट द, आपको क्वेश्चन आता है, देखो ये इंपॉर्टेंट भी है,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। दूसरा है इन केस ऑफ, आपने लिखना है इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको रिपीट कर दूं तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज वन एटम आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी के सेंटर में जाके यहां पे भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो, अब हमने इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो कैसे फाइंड आउट करने हैं, आपने लिखना है कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम प्रेजेंट, कॉर्नर वालों को कर लेते हैं। देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, प्रेजेंट एट कॉर्नर, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर में क्या आ जाएगा, 8 इंटू 1/8, तो ये कितने आ गए 1। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम, एक एटम हमारे पास बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, वन एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1, अभी किया हमने, बॉडी सेंटर में कंट्रीब्यूशन 1 आ जाती है। हेंस टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, 1 + 1 = 2। तो ये हमारे पास आपने याद रखना है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स आ जाते हैं हमारे पास, 2 आ जाएंगे। और थर्ड है इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में फर्दर क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज वन एटम आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल। देखो एक एटम यहां पे आ गया हमारे पास फेस सेंटर, एक इसकी इस फेस में आ गया, एक यहां पे ये और ये, हर एक फेस के सेंटर में होता है, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहां तक ये सेम रहेगा, ये लाइन सेम रहेगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है हमारे पास, तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो आपने क्या करना है, यहां पे कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। और सेम वे में आपने यहां पे नीचे क्या लिखना है, देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में कोई प्रेजेंट होता है एटम, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/2, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ हमारे पास फेस के सेंटर में कितने एटम्स प्रेजेंट है 6, तो 6 एटम्स प्रेजेंट एट, सॉरी बॉडी सेंटर नहीं, यहां पे करना है आपने फेस सेंटर, ठीक है, ये फेस सेंटर इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो आपने इसमें देखो फेस सेंटर्ड में 4 याद रखना है, बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं 2, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं हमारे पास 1 होते हैं, ठीक है। यहां से ही आपको देखो कंपटीशन लेवल में और कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देते हैं फॉर्मूला मेकिंग, ठीक है, क्रिस्टल्स का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, इसी बेस पे आपको क्वेश्चन आता है। मैं एक सिंपल सा मतलब एक एग्जांपल देता हूं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे।
तो देखो क्वेश्चन है इफ ये हमारे पास देखो एग्जांपल है कि इफ ए एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड बी एटम्स आर प्रेजेंट एट face center, then what is the formula of unit cell? क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस कर दो। यूनिट सेल, ठीक है, या क्रिस्टल लैटिस कुछ भी कर दो। तो यहां पे ए एटम्स प्रेजेंट है, देखो हमारे पास यूनिट सेल कर लिया ना। यूनिट सेल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड या यूनिट सेल, जैसे भी करना है आपने। तो देखो ये यूनिट सेल है हमारे पास, इसमें ए एटम्स जो है ये कहां पे प्रेजेंट है हमारे पास, देखो कॉर्नर पे। कहां पे प्रेजेंट है, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ये ए आ गया हमारे पास, ये ए एटम जो है ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और बी एटम जो है वो फेस पे प्रेजेंट है, ये बी एटम्स आ जाते हैं, ठीक है। इनकी कंट्रीब्यूशन जो है बी एटम्स की, आपने सिंपल क्या करना है, देखो आपको पता है कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 ए एटम्स, या सिंपल लिख सकते हैं ए एटम्स एट ईच कॉर्नर इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8। तो यहां पे कितनी आ गई, कॉर्नर में 1 आ गई। और कंट्रीब्यूशन ऑफ बी एटम्स कहां पे प्रेजेंट है, फेस के सेंटर में, बी एटम्स एट फेस सेंटर, मतलब 6 इंटू क्या आ जाएगा, 1/2। तो 6 इंटू 1/2 में यहां पे कितना आ गया हमारे पास, 3, ठीक है। तो A:B रेशियो जो है वो किसके इक्वल आ गई हमारे पास, 1:3। मतलब ए एटम कितना है हमारे पास, 1। टोटल कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के लिए, बी के लिए कितनी आ गई, 3। तो जो फॉर्मूला आ गया, देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A1B3। तो ऐसे करके हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ी सी चेंज कर दूं, देखो थोड़ी सी चेंज कर दे कि इफ ए एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड बी एटम आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, या सिंपल इफ यहां पे मत लिखिए, देखो इफ ए एटम्स आर प्रेजेंट एट each corner, B atom are present at face center, if two A atoms are missing from the corner, then what is the formula of unit cell? Then what is the formula of crystal? ठीक है। तो अब देखिए ये भी सेम ही है हमारे पास, ठीक है। वैसे ही करना आपने। ए एटम्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है, कॉर्नर पे 8 है, ठीक है। 8 है, 2 एटम क्या हो गए, मिस हो गए कॉर्नर से। तो 2 एटम्स मिस होने के बाद हमारे पास कॉर्नर पे कितने एटम्स रहे, 6 एटम्स, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या लिखना है, देखो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ, इसका आंसर जो सॉल्यूशन है वो कैसे करना है, देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एटम्स, 6 ए एटम्स, ऐसे करके लिख सकते हैं 6
6 A atoms present at corner, present at corner। अब कॉर्नर पे इनकी कंट्रीब्यूशन 6 इंटू क्या आ जाएगा 1/8। हमने 6 क्यों किया, देखो दो एटम्स मतलब कॉर्नर पे ऐसे करके हमारे पास ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में ये यूनिट सेल है, ठीक है। तो कॉर्नर पे हमारे पास सारे के सारे देखो ये एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट थे सारे ए एटम्स, ठीक है। यदि दो एटम ये यहां से मिस हो गए, देखो ये और ये एटम्स दोनों मिस हो गए, तो हमारे पास इसमें कॉर्नर पे कितने एटम्स रहे 6 एटम्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 3 6 और 2 4 8, तो ये कितना आ गया 3/4। और बी एटम में हमने चेंज नहीं किया था, बी एटम्स क्या आ गया देखो, बी एटम्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बी एटम्स प्रेजेंट एट कहां पे प्रेजेंट है फेस सेंटर इज इक्वल टू, फेस के सेंटर में 1/2 होती है, तो 6 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3। Therefore formula of unit cell is equal to A is to B, ठीक है। A is to B में आ जाता है हमारे पास A is to B is equal to कौन सी रेशो में आया 3/4 is to 3। अब हम क्या करेंगे देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 से ये इसके डायमेंशन सेम होल नंबर में कन्वर्ट करना है इसको, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा 4 4 4, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 3:12 आ गया। इसकी रेशो 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो 1:2 क्या आ गया हमारे पास 4। तो फॉर्मूला जो आ जाता है हमारे पास देखो, देयरफॉर फॉर्मूला इज A1B4, ये ऐसे करके ये फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास A1B4। तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही देखो एक और टाइप में क्वेश्चन होता है, कभी कभी आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करने हैं आपने, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अगला क्वेश्चन है देखो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स in unit cell in which A atoms are present at each corner. A atoms are present at each corner and 2 B atoms are present at each body diagonals। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं हमने कि कैसे होंगे। अब ये देखो ये यूनिट सेल है हमारे पास, मैं इसको डायरेक्टली आपने खुद करना है, मैं समझा दूंगा। वैसे ये ऐसे करके ये एटम्स कहां पे प्रेजेंट है हमारे पास, देखो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और जो ये कॉर्नर वाले की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, ये ए एटम्स आ गए हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाते हैं देखो कॉर्नर पे, ए एटम की कंट्रीब्यूशन ए का, अब आपने 8 इंटू क्या आ जाएगा 1/8 ए एटम्स के लिए, तो ए एटम्स कितने आ गए हमारे पास 1। और जो बी एटम्स है देखो बॉडी डायगोनल्स होते हैं हमारे पास, एक कमरे का देखो ये कॉर्नर है,
ये नीचे वाला कॉर्नर, एक रस्सी है ऐसे करके, उस रस्सी में 2 बॉल लटका दिए एक रस्सी में, ठीक है, तो वो बॉडी डायगोनल्स हुआ। बॉडी डायगोनल्स में जितने एटम्स होते हैं या एक एटम यदि बॉडी डायगोनल्स में होता है तो उसकी कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए एक ही होती है, उतनी होती है। तो एक बॉडी डायगोनल्स में कितने एटम है? 2 एटम है, उस यूनिट सेल के लिए उनकी 2 ही होगी, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल्स यूनिट सेल के कितने होते हैं हमारे पास? 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। 4 बॉडी डायगोनल्स में एक बॉडी डायगोनल्स में 2 एटम्स है तो 4 में कितने होंगे? 8। तो हमारे पास बी एटम्स की कितनी आ जाती है? देखो 4 बॉडी डायगोनल्स है, एक बॉडी डायगोनल्स में हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो 4 into 2 करके 8 एटम्स जो है वो 8 एटम्स भी आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने आ गए? 8 + 1 = 9। ये आपका आंसर है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या आ जाते हैं हमारे पास? 9 आ जाते हैं, ठीक है।